नमस्कार, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश में और आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आज का ये शो काफी खास होने वाला है क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा साल है वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफी अच्छा हो सकता है। काफी ज्यादा डिमांड क्रिएट होने की बात की जा रही है और ऐसे में जितनी भी कंपनियां हैं, बिल्डर्स हैं, वो भी अपने अपने तरीके से प्रिपेयर हैं और आकर्षक डिस्काउंट पर प्रॉपर्टीज ऑफर की जा रही हैं। ऐसे में अगर आपका भी प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान है तो अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा आपको कुछ इससे जुड़े जो टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं वो भी समझना काफ़ी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर वहाँ पर कुछ भी कमी हुई पेपर वर्क में तो फिर उसका बड़ा खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। तो आज इस शो में हम इसी पर फोकस करेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते समय उसके ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशन किस तरीके से बच सकता है और जो टैक्स डिस्प्यूट अगर होने वाले हैं तो उससे आप कैसे बच सकते हैं, इस पर हमारा फोकस रहेगा। और हमेशा की तरह आज हमारे साथ टैक्स गुरु मुकेश पटेल जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। 18 नाउ स्वदेश को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके अलावा हम व्यूवर्स को ये भी बता दें कि अगर आपके भी कुछ सवाल है तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। मेल आईडी आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होती रहेगी। तो सर, आज का जो शो है हम प्रॉपर्टी पर फोकस कर रहे हैं और उससे जुड़ी जो टैक्स इम्प्लीकेशन हो सकते हैं उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही होगा कि जब भी प्रॉपर्टी खरीदने की बात आती है तो उसमें स्टैंप ड्यूटी, ये एक चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो उसकी कीमत को तय करते हुए, किसी भी प्रॉपर्टी की कीमत को तय करने से पहले एक स्टैंप ड्यूटी का आंकलन भी लगाना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा क्यों किया जाता है सर? इसके बारे में कुछ बताइए हमें, इसके पीछे की वजह क्या है और कितनी इम्पोर्टेंट है ये? देखिए, इनकम टैक्स एक्ट के विशेष प्रावधान के तहत कोई भी प्रॉपर्टी का बाइंग या सेलिंग आप कर रहे हैं तो कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि आपने जिसका रेफरेंस किया, स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन, इसको हम कहीं जंत्री मूल्य कहते हैं, कहीं उसको सर्कल रेट वैल्यू कहा जाता है। तो जो प्रॉपर्टी बेची या खरीदी जाती है उसका ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन क्या है, ये ख्याल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में दो प्रोविजंस हैं जिसके बारे में हमें समझना अत्यंत आवश्यक है। एक है सेक्शन 50C जो सेलर के लिए है और इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी सेल की जाती है और उसका सेल कंसिडरेशन अगर वो प्रॉपर्टी के स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन से कम है तो जो डिफरेंस की अमाउंट है उसको नोशनल कैपिटल गेन्स के तहत उसका असेसमेंट टैक्स पेयर के हाथ में, सेलर के हाथ में किया जाएगा। और दूसरी तरह जो बायर है, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50 लाख रुपया है और आपने 40 लाख रुपये में सौदा किया, तो ये 10 लाख रुपये का जो डिफरेंस है उसको आपका अंडर सेक्शन 56(2)(10) के स्पेशल प्रोविजंस के तहत उसको आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज गिनी जाएगी। तो सेलर के लिए नोशनल कैपिटल गेन्स और बायर के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये डिफरेंस का गिने जाने का खतरा है। एक्चुअली तो 2019-20 असेसमेंट ईयर तक तो ये क्लियर प्रोविजन था कि अगर कुछ भी डिफरेंस होता है तो उसको टैक्स में जोड़ा जाएगा। सरकार ने, वित्त मंत्री ने इसके बारे में बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस हुए कि भाई कुछ तो आपको मार्जिन ऑफ एरर देना चाहिए। तो पहले उन्होंने 2019-20 असेसमेंट ईयर में 5% और उसके बाद असेसमेंट ईयर 20-21 से 10% का वेरिएशन का मार्जिन रखा है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा था कि 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है और उस केस में 10% का जो वेरिएशन है, माना 5 लाख रुपए तक का वेरिएशन है, तो उसको मान्य रखा जाएगा और कोई एडिशन एज कैपिटल गेन्स या अदर सोर्सेज नहीं किया जाएगा।
अच्छा, इसमें एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे दर्शक बारीकियों में भी जाना चाहते हैं। बंबई की ITAT ने आफ्टर दिस न्यू प्रोविजन केम इन एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन ये दिया कि भले ये 5% या 10% वाला प्रोविजन आया है 2019-20 या 2021 से, बट दिस 10% का मार्जिन ऑफ एरर वाला जो है प्रोविजन, उसको रिट्रोस्पेक्टिवली माना सेक्शन 50C इंट्रोड्यूस हुआ 2003-4 से, तब से लेके इसका फायदा टैक्स पेयर को मिल सकता है। तो मोटा ख्याल हमें पूजा ये रखना है कि ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन उसके 10% के मार्जिन ऑफ एरर से ज्यादा उसका डिफरेंस न हो, उस तरीके से वैल्यू तय की जाए। ओके, तो चलिए सर, ये तो आपने डिटेल में समझाया कि स्टैंप ड्यूटी का आंकलन यानी कि वैल्यूएशन अगर सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी है, नहीं हुआ तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। लेकिन इसके बारे में भी थोड़ा और डिटेल में जानना चाहेंगे, अगर ये सही तरीके से नहीं हुआ तो किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं और क्या कुछ एग्जेम्पशन है इस नियम के तहत जिससे कि टैक्स पेयर किसी डिस्प्यूट से बच सके? सवाल उठाया है, इसमें दो चीजों को हमें ख्याल में रखना है, क्योंकि कई बार ये हो सकता है कि ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कोई प्रॉपर्टी की फॉर वॉट एवर रीजन जो उसकी रियल मार्केट वैल्यू है उससे कहीं ज्यादा है। तो उस केस में नेचुरली इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट अ बायर एट अ करेक्ट वैल्यू। और मान लीजिए कि आपने कम वैल्यू से आपने सौदा किया है, बायर और सेलर दोनों ने, और इस केस में अगर ये अपील की जाती है स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटीज के सामने कि भाई इसकी वैल्यू ये नहीं ये होनी चाहिए, और स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटीज उसमें कोई रिलीफ देती है, तो उसकी रिलीफ आपको सीधा सेक्शन 50C या 56(2)(10) में मिलेगी। मान लीजिए आपने स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटीज के सामने अपील नहीं की है, पर जब आपका असेसमेंट आता है और उस टाइम पे असेसिंग ऑफिसर प्रपोज करता है कि आई विल मेक एन एडिशन, तो उसके केस में आप ये कर सकते हैं कि यू कैन रिक्वेस्ट द असेसिंग ऑफिसर कि द मैटर मे बी रिफर्ड टू द वैल्यूएशन सेल, और वैल्यूअर का रिपोर्ट जो भी आए उसको आयकर अधिकारी को मान्य रखना होगा। हालांकि ये काफी इंट्रिकेट प्रोसीजर है, तो इसमें आपको पढ़ना या नहीं ये आपको ख्याल रखना है। एज अ सेलर आपके लिए ये भी ऑप्शन है, मान लीजिए नोशनल कैपिटल गेन गिना जाता है प्रॉपर्टी का, तो उस केस में आप उसको एक्सेप्ट करके यू मे टेक द बेनिफिट ऑफ सम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 या 54EC या 54F। तो आपको ये एग्जम्पशन का फायदा मिल जाने के कारण आपको नोशनल कैपिटल गेन का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। इसके अलावा एक एक्सेप्शन इसमें यह भी किया गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लीजिए आज आप प्रॉपर्टी का सेल डीड जो कर रहे हैं उसका एग्रीमेंट फॉर सेल आज से 3-4 साल पहले किया गया था। उस टाइम पे आपने कोई एक्चुअल पेमेंट भी चेक या कोई बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट से किया था, और बीच में स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू बढ़ गई। अब आप जब रजिस्ट्रेशन में जाते हैं तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटीज तो आपसे ज्यादा वसूल करेगी स्टैंप ड्यूटी। तो क्या इसके कारण 50C या 56(2)(10) में आपको कोई समस्या खड़ी हो सकती है? इसका समाधान करने के लिए एक स्पेशल प्रोविजो ये दोनों सेक्शंस में ये किया गया है कि अगर जब एग्रीमेंट फॉर सेल किया गया था उस टाइम पे जो वैल्यू स्टैंप ड्यूटी की प्रिवेलिंग थी उसके हिसाब से उस टाइम आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन किया था, और इसके आधार से आपने कैश में नहीं पर बाय चेक या इंस्ट्रूमेंट बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट से कुछ भी पेमेंट आपने किया था, बिकॉज दैट इज एन एविडेंस कि इट इज नॉट अ फैब्रिकेटेड एविडेंस, तो उसको मान्य रखते हुए
आपके केस में भले आपने स्टैंप ड्यूटी में जब डीड किया ज्यादा बढ़ गया हो तो भी आपको कोई एडिशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पूजा, दीज आर सम ऑफ द एक्सेप्शंस एंड रिलीफ्स। ऑलराइट, मुकेश जी, आपने क्लियरली बताया कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और टैक्स पेयर कैसे बच सकता है। अब आप थोड़ा और इसको डिटेल में समझते हैं और सेलर और बायर दोनों के पर्सपेक्टिव से कुछ और डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। पहला तो ये कि सेल एग्रीमेंट के समय या फाइनल सेल डीड जब हम तैयार कर रहे होते हैं तो उस समय जो सेलर है उसको किस किस बातों का ध्यान देना चाहिए? पूजा, आपने ये बहुत अहम सवाल खड़ा किया है। मैं जो हमारे दर्शकों को एक छोटी सी चीज है पर इसके कितने बड़े इम्पैक्ट हो सकते हैं ये समझाने वाला हूं, ये हमारे दर्शक बड़े ध्यान से समझें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम एग्रीमेंट फॉर सेल करते हैं, मान लो खुशी खुशी में हम कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमने कबूल की, आप बेचेंगे, हम लेंगे, और जो बेचने वाला है उसके पास खरीदने वाला आके कहता है कि भाई साहब ये 1 लाख रुपया आप एडवांस रख लो, ये कैश है, और फिर हम एग्रीमेंट फॉर सेल करेंगे, इसमें इसका जिक्र कर देंगे। अब बेचने वाले को बताया गया कि भाई ये 1 लाख उसने अपने बैंक अकाउंट से उठा के खरीदने वाले ने बेचने वाले को पैसा दिया। जो बेचने वाला है उसने ये 1 लाख रुपया लेके अपने बैंक अकाउंट में जमा भी कर दिया, क्योंकि उसको तो ये ऑफिशियल सेल कंसिडरेशन के तहत दिखाना है। पर दोनों ने जब ये किया तब किसी को कई बार ये ध्यान में नहीं रहता है कि इनकम टैक्स एक्ट की एक सेक्शन है 269(SS) और 269(SS) के तहत मेनली तो किसी से आप लोन या डिपॉजिट लेते हैं, उसमें कैश का एक्सेप्टेंस जो है उसके लिए पाबंदी लगाई गई है। पर इसमें एक और भी प्रोविजन जोड़ा गया है कि अगर प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट फॉर सेल या फाइनल सेल डीड के संदर्भ में भी आपने कोई कैश से अमाउंट लिया और ये अमाउंट 20,000 रुपये से ज्यादा है, तो इस केस में 269(SS) का आपका उल्लंघन हो जाएगा, वायोलेशन हो जाएगा। और इसका सीधा इंपैक्ट ये होगा कि अंडर सेक्शन 271 कैपिटल डी जो भी बंदा 20,000 से ज्यादा कैश लेता है तो उसको 100% की पेनल्टी देनी पड़ती है फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ कैश। अब ये देखिए परिस्थिति क्या है, जो देने वाला है उसका भी एक्सप्लेन सोर्स है, जो लेने वाला है उसने भी अपने बैंक अकाउंट में रख के उसका एक्सप्लेनेशन वो देने वाला है। पर ये कारण से कि आपने ये टेक्निकल वायोलेशन किया है, आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि एक स्पेशल प्रोविजन ये भी है सेक्शन 273B में कि इफ देयर इज अ रीजनेबल कॉज और आप ये एस्टैब्लिश कर सकें कि भी ये रीजनेबल कॉज के कारण आपका वायोलेशन हुआ है, तो यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम पेनल्टी। पर एक बार तो आप दौड़ते हुए चक्कर में आ जाएंगे। तो पूजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस आप चेक से ही करें, कैश को, इवन ऑफिशियल कैश को भी बीच में न लाएं। चलिए, काफी अहम जानकारी मिली आपको और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। मुकेश जी, अब इसको बाय के पर्सपेक्टिव से भी समझना चाहेंगे। पेमेंट करते वक्त सेलर को उससे किस बात का ध्यान रखना चाहिए और उसके ऊपर किस तरह की जिम्मेदारी बनती है? अब ऐसा है कि जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है पूजा, वो प्रॉपर्टी परचेज करने वाले बंदे के केस में भी एक विशेष ऑब्लिगेशन डाला गया है कि अगर वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है जिसका कंसिडरेशन वो 50 लाख रुपए से ज्यादा दे रहा है, तो सेलर के पास से जो अपने वो अमाउंट उसको चुकाता है उसमें से वो सेक्शन 194(I)(A) के तहत 1% के रेट से टीडीएस काटेगा और ये जो टीडीएस है वो सरकार में जमा कराएगा।
हालांकि जो सेलर है उसको ये टीडीएस की क्रेडिट मिलेगी। इसके पीछे इसका मकसद ये है कि सेलर, खास तौर से जहां सेलर को 50 लाख से ज्यादा कुछ मिलता है प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन, उसके केस में उसको ट्रैक किया जाए, क्योंकि पान नंबर तो होना जरूरी है। अगर पान नंबर नहीं है तो 194 आईए में प्रावधान यह है कि 1% नहीं 20% के रेट से सीधा टीडीएस काटा जाएगा। तो ये आपको ख्याल रखना है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि ये प्रोविजन जो है उसको काफी सरकार ने, टीडीएस का हालांकि कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको उन्होंने काफी सिंपल भी रखा है। इसमें एक फॉर्म 26QB करके एक चालान कम स्टेटमेंट होता है, जिसमें आपको ये 1% का टीडीएस काट के आपको इसको बैंक में जमा करना पड़ता है। जिस महीने में आपने वो टैक्स काटा है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, तो उसको उस महीने के अंत से विद इन 30 days यू हैव टू डू दिस। सो दैट्स अ फेयर टाइम। इसके लिए आपको कोई टान नंबर, माना कि टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर लेने की भी आवश्यकता नहीं है। इसको इतना आसान रखा गया है क्योंकि ये चालान कम स्टेटमेंट उसको आपको ऑनलाइन अपलोड करना है और उसके आधार से वो सेलर के केस में उसको प्रॉपर क्रेडिट मिल जाएगी। ये रेसिडेंट है उसको ध्यान में रखते हुए ये 1% का रेट नियत किया गया है। पर अगर परचेजर कोई नॉन रेसिडेंट से प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है तो वहां सेक्शन 195 के प्रोविजंस के तहत स्पेशली आपको एट अ हायर रेट टीडीएस काटना होगा। उसके प्रोविजंस का भी ख्याल रखना है। इसमें एक दो छोटी चीजें और भी है। एक तो आपको ये ख्याल में रखना है कि जो आप पेमेंट, कई बार क्या है कि इट मे बी अ प्रॉपर्टी सोल्ड बाय समबडी विच इज हेल्ड इन को ओनरशिप। मान लीजिए प्रॉपर्टी की वैल्यू 1,20,00,000 है, पर उसके 3 को ओनर्स हैं और मैं खरीद रहा हूं, तो तीनों को मैं 40 का पेमेंट करूंगा। तो मैं जिसको पेमेंट कर रहा हूं, हर एक बंदे को 50 लाख के अंदर पेमेंट हो रहा है, इसलिए द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉपर्टी इज लेस देन 50 लाख। सो मेरे पर कोई जिम्मेवारी आएगी नहीं टीडीएस की। ये बात भी आपको ख्याल में रखना है। पर अगर मैं किसी को 50 लाख से, अच्छा, इसमें और दूसरी बात ये ख्याल में रखनी है पूजा हमें, कि कई बार क्या होता है कि आपने जो प्रॉपर्टी एग्री किया कि भाई आपको 50 लाख से ज्यादा इस प्राइस में आपको खरीदनी है, अब आप एवरी पेमेंट, आप ये मत समझिए कि अभी मैं 5 लाख दिया, 10 लाख दिया और 25 लाख दिया और जब लास्ट में मैं पेमेंट करूंगा एग्रीमेंट फॉर सेल, फाइनल सेल डीड के टाइम पे तब काट लूंगा। क्योंकि द सेक्शन सेज दैट एवरी टाइम यू मेक अ पेमेंट आइदर बाय क्रेडिट और एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, आपको ये टीडीएस की जिम्मेवारी अदा करनी है। माना आप जब यू आर गिविंग इवन इन इंस्टॉलमेंट्स, you have to ensure that you do not make any default, क्योंकि टीडीएस के डिफॉल्ट के लिए आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों का सामना करना पड़ सकता है। पूजा, ठीक है। तो देखिए, इस सवालों के जरिए हमने आपके काफ़ी कुछ क्वेश्चन एड्रेस करने की कोशिश की है। आपके भी अगर कुछ सवाल हैं प्रॉपर्टी से जुड़े तो वो आप हमें भेज सकते हैं, उन सवालों को हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच हमें दर्शकों के कुछ सवाल मिल रहे हैं, एक एक करके उनको भी शामिल कर लेते हैं। और पहला सवाल जो हमें आया है इस वक्त मिल रहा है वो योगिनी दवे जी का मिल रहा है। योगिनी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैं मेरी छोटी सी ज़मीन में एक नर्सरी चला के फल फूल और बीज उगा रही हूँ। मेरी नर्सरी की ऐसी इनकम को क्या एग्रीकल्चर इनकम का एग्जेम्पशन मिल सकता है? ऑलराइट, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेरी है आपकी योगिनी। काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में प्रश्न आता भी होगा। मुकेश जी क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? पूजा, एक समय था जब नर्सरी की इनकम को कोई एग्रीकल्चर इनकम मानने को तैयार नहीं था और उस टाइम पे कोर्ट के डिसीजंस आने शुरू हुए, ट्राइब्यूनल के, फिर हाई कोर्ट के, पर उसमें काफी अलप झलप चलती रही, झगड़े भी होते रहे। हालांकि जुडिशरी ने व्यू टैक्स पेयर की फेवर में लिया।
फिर इसको ध्यान में रखते हुए 2009-10 से कानून में सुधार कर लिया गया और इसके आधार से ये प्रोविजन किया गया कि फॉर पर्पसेस ऑफ द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, अगर कोई भी नर्सरी में, जैसे कि योगिनी जी ने प्रश्न में पूछा है कि वो अपनी खुद की जमीन पर वो पेड़ पौधे, फल फूल, उसके बीज वगैरह को उगाती है और उसको बेचती है। ये ख्याल रखना ये है कि अगर नर्सरी में केवल आप ट्रेडिंग करते हो, बाइंग एंड सेलिंग, उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जा सकता है। पर आप एक्चुअली अपनी जमीन पर उसको कल्टीवेट करके, उसको उगा के, उसका ध्यान रख के आप उसको बेचते हैं, तो ये इनकम को एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और उसको जो एग्जम्पशन दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट में विशेष प्रावधान के आधार से, वो फायदा भी आपको मिलेगा। तो पूजा, योगिनी जी जैसी हमारी और भी बहनें हैं जो छोटा मोटा कारोबार ऐसी नर्सरी का करना चाहती हैं अपनी जमीन पर, वो कर सकती है और इसका फायदा भी ले सकते हैं। ओके, तो योगिनी जी उम्मीद है आपको मदद मिली होगी। अगला सवाल भी हमें आ रहा है और ये प्रमोद अग्रवाल ने हमें भेजा है। प्रमोद जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। मेरा प्रश्न है, मेरी बेटी जो सैलरीड एम्प्लॉय है और जिसकी सैलरी वार्षिक 7,75,000 रुपया है, जिसमें बेसिक सैलरी 17,600 रुपये और HRA 8,800 रुपये कंपनी देती है। हम लोगों ने 1.5 लाख रुपया टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड और EPF कंट्रीब्यूशन में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है। मेरी बेटी अभी वर्क फ्रॉम होम कर रही है और मेरे माता पिता के साथ पुणे में ही रह रही है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मेरी बेटी अपने माता या पिता को रेंट दे सकती है साल का 1 लाख रुपया, ताकि और कुछ टैक्स की बचत की जा सके। आपका मार्गदर्शन की आवश्यकता है। चलिए, आज काफ़ी रोचक सवाल मिल रहे हैं मुकेश जी हमें, और ये सवाल भी काफ़ी लोगों के दिमाग में आता होगा। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे दिमाग में भी आया था काफ़ी पहले, लेकिन क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? बिल्कुल, मैं कहूँगा पूजा, बेझिझक प्रमोद कुमार जी ये फ़ायदा ले सकते हैं। माना अपनी बेटी को ये एडवाइस करें कि शी कैन पे हाउस रेंट टू द पेरेंट्स। अब पेरेंट्स जो हैं वो आम तौर से रिटायर्ड होते हैं या उनकी इनकम जो है वो काफ़ी लोअर ब्रैकेट में आएगी, तो और उनको रेंट में से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। तो नेचुरली ये जो पैसा है वो घर के घर में रहेगा और टैक्स भी काफ़ी बचेगा। अब इसके लिए प्रमोद कुमार जी का जो सवाल है, मैं उनको, अग्रवाल साहब को ये भी बताऊं कि जो HRA का एग्जम्पशन गिनने के प्रोविजंस हैं उसको आपको ख्याल में लेना होगा, क्योंकि आपकी बेटी की जो बेसिक सैलरी है उसके 10% से ज्यादा उसने जो भी हाउस रेंट दिया है और उसकी जो टोटल सैलरी के 40% के लिमिट में जो भी वो उसको HRA मिलता है, एक्चुअली रिसीव्ड HRA को एग्जम्पशन उसकी मर्यादा में गिना जाएगा। सो थियोरेटिकली दैट वर्किंग विल हैव टू बी डन। पर मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, आपको ये ख्याल में रखना है कि अगर व्हेन इट्स अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, थोड़ी बारीकी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख सकता है कि भाई ये जो आप रेंट पे कर रहे हैं वेदर इट इज रीजनेबल और नॉट। पर अब आप जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते हैं वहां का जो गोइंग रेट है वही रेट से आपने अपनी बेटी आपके साथ रहती है उससे आपने रेंट लिया, तो उसमें कोई गलत नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट में कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और इट्स अ विन विन सिचुएशन। बेटी को HRA का एग्जम्पशन मिलेगा और आपके केस में भी आपको टैक्स का सेविंग होगा। ऑल राइट,
चलिए प्रमोद जी, उम्मीद है आपको मदद मिली होगी और ये सवाल भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। प्रॉपर्टी से जुड़े जो भी सवाल थे टैक्स से रिलेटेड और उसको आपने अपने दर्शकों को सरल भाषा में समझाया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज इस शो के जरिए हमने समझा कि अगर आप प्रॉपर्टी की प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे जुड़ी टैक्स प्लानिंग भी किस तरह से करनी है, ये आज हमने इस शो के जरिए आपको बताने की कोशिश की है। और अब चलिए वक्त है जानने का आज के गुरु मंत्र। तो आज का जो पहला गुरु मंत्र है वो यही होगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री के समय ये ज़रूर ध्यान दें कि आपका अग्रीड कंसिडरेशन यानी कि जिस प्राइस पर आप खरीदने जा रहे हैं वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के 10% से अधिक अंतर पर ना हो, वरना इसका खामियाजा और कुछ कॉन्सिक्वेंसेस इसके भुगतने पड़ सकते हैं। दूसरा, ये भी बात का ध्यान रखें कि 20,000 रुपये या उससे अधिक के सेल कंसिडरेशन को अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, भले ही एक्सप्लेन्ड सोर्स द्वारा भी अगर आपने ये कैश एक्सेप्ट किया है, तो उस पर भी आपको 100% तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो कैश कंसिडरेशन देने या लेने से बचें। तीसरा ये है कि यदि आप किसी पार्टी को 50 लाख रुपए से अधिक के लिए परचेज कंसिडरेशन पे कर रहे हैं तो किए गए हर एक पेमेंट में से 1% के रेट से TDS काटना ना भूलें, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। तो इन 3 गुरु मंत्र के साथ इस शो में मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।